हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है तो हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके बाद हम पूरी सीरीज वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन रियल में है क्या चीज़, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कुछ इसी तरह से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो कुछ लोग आपको बोलेंगे पाइथन इज मल्टीपर्पस एंड हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? पाइथन इज मल्टीपर्पस एंड हाई लेवल लैंग्वेज। देन इसी तरह थोड़ा सा इसके और आगे आगे जाते हैं हम लोग, तो कुछ लोग बोलते हैं पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोस्तों तो पहले मैं ये तीनों जो सिंटेक्स लिखे हैं मैंने, इनका मीनिंग आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है वो समझिए। तो दोस्तों पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कहने का मतलब कि हम पाइथन के यूज से क्या कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई गेम वगैरह बनाना हो तो हम पाइथन से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला सिंटेक्स जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, पाइथन इज मल्टीपर्पस एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये मल्टीपर्पस का मतलब क्या होता है वो समझिए। तो दोस्तों ये मल्टीपर्पस का मतलब हो गया कि आपके कई पर्पस होते हैं आईटी इंडस्ट्री में वर्क के, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल लेके चलिए, एक मिनट, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि अभी देखो आईटी इंडस्ट्री में एआई, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एमएल, एमएल का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग, ठीक है। इसी तरह से बात करूं अगर तो रोबोटिक्स, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा अगर और आगे जाओ आप, ऑटोमेशन। ये सारे काम, मतलब ये सभी क्या है, पर्पस है आईटी इंडस्ट्री में वर्क करने के। तो इन सभी पर्पस के लिए क्या पाइथन यूजफुल है, अवेलेबल है। ऐसी कोई फील्ड नहीं बचती जहां पर पाइथन क्या हो कि काम ना आए। इसी वजह से पाइथन को जो है तो मल्टीपर्पस लैंग्वेज बोला गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि इंसानों को समझने में बहुत आसान है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आगे थोड़ा सा चलेंगे तब और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट थोड़ा सा आगे वाले सिंटेक्स में आओ, पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? दोस्तों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब हुआ कि पाइथन को आप बिना कंपाइल किए हुए चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी लैंग्वेजेस जो बिना कंपाइल किए डायरेक्ट चल जाती हैं वो स्क्रिप्ट पर्पस के लिए काम में आती हैं, ठीक है। कैसे आती हैं इसका प्रूफ भी हम देखेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स में, जब नेक्स्ट दो चार वीडियो के बाद एग्जाम्पल्स स्टार्ट होंगे हमारे तब, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे की तरफ, कि जो है तो पाइथन को किसने बनाया, ठीक है। तो पाइथन को बनाने वाले जो महान इंसान थे उनका नाम था मिस्टर गुइडो वैशन, गुइडो वैन रोशम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ गुइडो वैन रोशम। इन्होंने पाइथन को बनाया। और दोस्तों जो पाइथन को मैनेज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है तो पाइथन को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों समझिए जरा सा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों आई, ठीक है। क्या हुआ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी? तो दोस्तों फॉर एग्जांपल लेके चलिए कि आप कोई दो लोग हैं, कोई दो इंसान है आपस में, वो लोग अगर बात करना चाहते हैं तो ये कब पॉसिबल होगा? तभी पॉसिबल हो सकता है जब बंदे को
दोनों लोगों को एक ही लैंग्वेज आती हो। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक बंदे को चाइनीज लैंग्वेज आती है, दूसरों को हिंदी आती है? क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा दोनों के बीच में? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज वाले बंदे को उस हिंदी वाले बंदे की मीनिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि बोल क्या रहा है। ठीक है, इसको चाइनीज वाले को, इसी तरह से ये हिंदी वाले बंदे को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोनों को प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? जब दोनों के पास एक जैसा वे होगा कम्युनिकेशन का। अगर दोनों चाइनीज समझते हैं तो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों हिंदी समझते हैं तो बोल सकते हैं। बट अगर एक को हिंदी आ रही है, दूसरे को चाइनीज आ रही है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। करेक्ट? तो चलो, ये तो इंसानों की लाइफ में हुआ। इसी तरह से थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर लाइफ में, तो कंप्यूटर जो हमारा होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है? 0 1 को, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड या बाइनरी कोड बोल सकते हैं। किसको? 0 1 1 0 को, 0 1 1 0। ठीक है, इस फॉर्मेट पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। आप जो भी सारी चीजें देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है बैकएंड में, सारी चीजें 0 1 1 0 के फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, बात ये थी कि ये 0 1 1 0 के फॉर्मेट में काम तो कर रहा था, जिसे हम क्या बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बाइनरी और मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड बोल दो। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी क्या समस्या आई कि हमें इसका चेंजेस करना पड़ा? तो देखिए, जब ये क्या हो रहा था कि कंप्यूटर 0 1 1 0 के फॉर्मेट में समझता है, तो हमें उस एक वर्ड के लिए बहुत सारे 1001 का फॉर्मेट का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल पे आइए और मुझे लिखना है ए। क्या लिखना है? ए। तो यहाँ पर एक टूल्स होता है जो कि आपको मिल जाएगा, बाइनरी टू टेक्स्ट कन्वर्ट, ओ सॉरी, टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्टर। ठीक है, देखिए, तो टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्टर पे आएंगे आप जब, और यहाँ पर लिख देंगे, मैंने लिख दिया ए। अब इस ए को देखना, 0 1 1 0 में इतना बड़ा फॉर्मेट यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके लिए, ए के लिए। इसी तरह से अगर कंप्यूटर ने बोल दिया यस या नो, तो यस के लिए और नो के लिए देखो कितना बड़ा सिंटेक्स, कितना बड़ा 0 1 1 0 आएगा। यस के लिए ओनली देखो इतना बड़ा आया। ठीक है, क्या लिखने के लिए? सिर्फ यस लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा था? मेमोरी भी ज्यादा यूज कर रहा था, प्लस कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज्यादा था। तो अभी देखो, सिर्फ यस लिखने के लिए इतना बड़ा कोड यूज करना पड़ा। अब आजकल हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी बढ़ गई है कि भाई हमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं जिनकी कोडिंग 50 50 हजार लाइन की होती है। तो सोचिए, जब वो 50 हजार लाइन की कोडिंग आजकल हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बड़ा होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिफिकल्टी थी। तो क्या हुआ, मार्केट में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, हर कठिन चीज को आसान बनाने के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि यार इसको हटा के कुछ ऐसा वे लेके आओ जिससे हमारे डेवलपर को आसानी हो, कोड करने में टाइम बचे और समझने में ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक नई लैंग्वेज का आविष्कार किया। उस नई लैंग्वेज का नाम था असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम था? असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों? ये असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो होती है ए से जेड तक और 0 से 9 तक, इसके कॉम्बिनेशन से, ओ सॉरी, 0 1 1 0, इसके कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती। मतलब बाइनरी प्लस ए से जेड तक, इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? असेंबली। तो क्या हुआ कि इस असेंबली लैंग्वेज से थोड़ा सा आसानी, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है विवेक, तो मैं विवेक पूरा न लिख के वी लिखा और मैं उसके लिख दिया 1 0 1, बात खत्म। ये क्या बन गया? बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने क्या बोला ऊपर की, कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी कोड, मशीन कोड मतलब 0 1 1 0 समझता है, तो फिर ये जीरो, ये VIV कैसे समझेगा? तो दोस्तों, जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज बनाया उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसलेटर दिया और उस ट्रांसलेटर का नाम दिया इन्होंने असेंबलर।
क्या नाम दिया? असेंबलर। असेंबलर। तो क्या करता है ये असेंबलर? इस VIV101 इसको कन्वर्ट कर देता है पूरी तरह से बाइनरी में। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रोग्रामर को चलो थोड़ा सा कोडिंग छोटी पड़ी, समझने में भी चलो आधा VIV समझ आ गया ना, तो ये कहीं ना कहीं आसानी हुई। लेकिन फिर भी मार्केट में साइंटिस्ट बैठे हुए, फिर भी उनको आसानी नहीं, फिर भी उनको चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी। तो उन्होंने क्या बोला कि यार ये कहीं ना कहीं फिर भी टफ है, तो इसको थोड़ा सा और इजी बनाया जाए। फिर उसके बाद मुद्दे पर कहानी आई हाई लेवल लैंग्वेज की। किसकी? हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज की कहानी आती है जब, तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है वो समझिए। ठीक है। तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि ऐसी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्या? ऐसी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर को समझने में टफ हो बट ह्यूमन रीडेबल बहुत ही ज्यादा इजी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ जावा, पाइथन, सी, C++। ऐसे मार्केट में 900 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस अवेलेबल है। कौन कौन सी? जावा, पाइथन, सी, और यहाँ पर C++। ठीक है। इतनी, ये चार मैंने लिया मैन। ऐसे 900 से भी ज्यादा, कितनी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 900 से भी ज्यादा मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेजेस। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ गया होगा कि सर जब 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है तो हम पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन होल्ड रखो 2 मिनट बस, 2 मिनट के बाद समझाता हूँ इसको। इसी तरह से एक और लैंग्वेज आती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। क्या आती है? लो लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों ये लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये कौन कौन सी होती है? ये आपकी आ जाती है बाइनरी लैंग्वेज, ये आपकी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। कौन कौन सी? बाइनरी और असेंबली। बाइनरी प्लस असेंबली लैंग्वेज, ये आपकी क्या कहला जाती है? लो लेवल लैंग्वेजेस कहला जाती है। ठीक है। तो अब ये लो लेवल लैंग्वेजेस कहला जाती हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, अगर बात करूं बाइनरी लैंग्वेज की तो इंसान के लिए कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि नहीं? देखो, ये आप देख रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज की बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं टफ है। ठीक है। लेकिन बात करूं अगर सी, जावा, पाइथन, तो इनका सिंटेक्स देखो थोड़ा सा तो इजी होगा। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड का, सबसे छोटा प्रोग्राम। हर बंदे को यही सिखाया जाता है चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में देख रहे हैं कौन सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो देखो सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो सी लैंग्वेज में कुछ ऐसा होता है। ये किसका सिंटेक्स हो गया? सी लैंग्वेज का। ये हो गया सी लैंग्वेज का। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे आओ आप, तो C++ का मिल गया। थोड़ा सा और नीचे आओ तो आपको पाइथन और जावा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइथन और जावा और उठा लेता हूँ, देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके मेन मुद्दे की। देखो तो ये पाइथन का सिंटेक्स हो गया। किसका हो गया? ये हो गया आपके पाइथन का सिंटेक्स। क्या हो गया? पाइथन का सिंटेक्स हो गया। इसी तरह से अगर आते हैं हम तो जावा का सिंटेक्स मिल जाएगा नीचे। ठीक है। तो क्या हो गया? नीचे आपको आओगे तो जावा का सिंटेक्स मिलेगा। ये देखिए जावा का सिंटेक्स, इसको यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। तो ये तो चलो, ये ऊपर जो लिखे हैं ये तो कमेंट है, तो इनको मैं अगर डिलीट भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये कमेंट दे रखा है इन्होंने, तो ये कमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता। हमारे पाइथन में भी कमेंट का टॉपिक है,
तो मैं समझा दूंगा आपको, और टेंशन नहीं लेने का है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये इम्पोर्ट डॉट आईओ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें आप नहीं हटा सकते, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा पिक्चर में। तो ये जावा का सिंटेक्स हुआ। किसका हुआ? ये जावा का हुआ। अब आप लोग खुद देख के बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करो, तो आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे? मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए कि कोई सी यूज करना है, बस मैंने बोल दिया हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कर दो, कोई भी लैंग्वेज में यूज कर लो। आप कौन सा यूज करोगे? डेफिनेटली पाइथन, है ना। तो इस वजह से जो है तो पाइथन बहुत ज्यादा इजी मानी जाती है। समझ आया? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर निकल के आएगा कि सर सारी लैंग्वेज में इतने बड़े बड़े कोड है, लेकिन पाइथन में इतना छोटा कोड कैसे, है ना। तो उसके पीछे की कहानी भी जानो। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जिसने पाइथन बनाया, किसने बनाया? गुइडो वैन रोसम ने। उन्होंने क्या किया कि जब वो अपने डेली लाइफ में आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वो सी लैंग्वेज में काम करते थे। ये सी लैंग्वेज जो आपके सामने दिख रही है, ठीक है, इस पे काम करते थे। तो उनको क्या दिक्कत होती थी कि एक ही प्रोग्राम को, एक ही चीज को डेली डेली लिखना पड़ता था, तो उनको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि यार चीज वही है, बस एक छोटा सा चेंजेस के लिए मुझे इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं इसको ऐसा कुछ इजी बना दूंगा कि दुनिया में जरूरत ही ना पड़े इतने बड़े कोडिंग की। तो उन्होंने क्या किया कि इतने बड़े बड़े कोडिंग को एक छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर, छोटे छोटे एरिया के अंदर, क्लासेस के अंदर फंक्शन बना डाले। इन्होंने क्या किया? फंक्शन बना दिया। और फंक्शन बना के उसका एक नेम दे दिया, और उन्होंने बोला भाई अब बैकएंड में क्या कोडिंग है तुमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फंक्शन का नेम कॉल करो और अपना काम करो, खत्म करो और निकल जाओ, बात खत्म होती है। समझ आया? तो इस तरह से जो है तो पाइथन इतना सिंपल सा बन पाया। अब एक मुद्दा आता है किस चीज का, कि पाइथन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसा क्यों बोला जाता है, उस मुद्दे को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो मैं अभी सी लैंग्वेज की पिक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको कि सी लैंग्वेज में होता क्या है, ठीक है। देखो, ये डेवलपर ने कोड लिखा, क्या किया? ये डेवलपर ने कोड लिखा। उसके बाद सेकेंड स्टेज, जो डेवलपर बैकग्राउंड से उनको पता होगा कि हमें क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। देन उसके बाद कंपाइल होने के बाद क्या होता है, हमें एक कोड मिलता है। क्या होता है? कोड मिलता है। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, कोड है, सोर्स कोड, ठीक है। इसको आपने क्या किया, कंपाइल किया। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट सी लैंग्वेज में क्या होता है, आपको मिल जाता है मशीन कोड। क्या हो जाता है? मशीन कोड मिल जाता है, या फिर आप बाइनरी कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया। अब यहाँ पर एक मुद्दा आ जाता है कि भाई दुनिया में कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल, कोई विंडो यूज कर रहा है, कोई मैक यूज कर रहा है, ठीक है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो वाला बंदा भी बैठा हुआ है, लिनक्स वाला बंदा भी बैठा हुआ है, और मैक वाला बंदा भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब मुद्दा आएगा कि ये मशीन कोड किस पे चलेगा। तो आप लोग बोलोगे सर सभी पे चलेगा, क्योंकि सभी तो कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर मशीन कोड मतलब बाइनरी कोड समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं, आपकी लॉजिक, आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं सही है दोस्तों, लेकिन ये लॉजिक गलत है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल लेके चलिए डेली लाइफ में, क्या सभी जगह पर एक ही जैसे टोन यूज किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा भारत देश जो है, हमारी इंडिया कंट्री जो है, उसमें हिंदी लैंग्वेज सभी स्टेट में यूज होती है, लेकिन क्या सभी जगह पर जो हिंदी लैंग्वेज यूज होती है, एक एक ही चीज को एक ही नाम से कॉल किया जाता है या अलग अलग, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ लौकी, जिसे बॉटल गार्ड बोलते हैं आप लोग, है ना। तो
उसे मध्य प्रदेश में लौकी बोलते हैं, दिल्ली में उसे घिया बोलते हैं। अगर आप उड़ीसा साइड चले जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं लोग, कुछ और नाम से कॉल करते हैं। चीज वही है, बोलने का तरीका बदल गया, लैंग्वेज हिंदी है ना। तो इसी तरह से होता है भाई कि मशीन कोड भी विंडो समझता है, लिनक्स समझता है, मैक समझता है, ठीक है। लेकिन विंडो के समझने का तरीका अलग होता है, लिनक्स के समझने का तरीका अलग होता है, मैक के समझने का तरीका अलग होता है। फिर मुद्दा आता है कि सर अब ये चलेगा किस पे, है ना। तो ये चलेगा भाई विंडो पे। क्यों? क्योंकि जब आपने विंडो का कंपाइलर यूज किया तो विंडो पे चलेगा, अगर आपने लिनक्स का कंपाइलर यूज किया तो लिनक्स पर चलेगा, अगर मैक का कंपाइलर यूज किया तो मैक का चलेगा, ठीक है। तो विंडो के लिए जो कंपाइलर होता है वो होता है टर्बो कंपाइलर, ठीक है। ऐसे और भी कंपाइलर अवेलेबल है बट टर्बो मेन माना जाता है, ठीक है। लिनक्स के लिए जो होता है वो होता है जीसीसी कंपाइलर। इसी तरह से मैक के लिए जो होता है वो होता है एलएलवीएम कंपाइलर, ठीक है। तो ये कंपाइलर मार्केट में अवेलेबल है। अब कई बार देखो ड्रॉबैक क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को कि भाई ये सोर्स कोड भी आपके ये टर्बो कंपाइलर, जीसीसी कंपाइलर, एलएलवीएम कंपाइलर इनके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों ये कंपाइलर यहाँ पर आते, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि पता रहे कि ये विंडो का कंपाइलर है, ये लिनक्स का है, ये एलएलवीएम का है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि टर्बो के समझने का जो सोर्स कोड समझने का वे होगा वो टर्बो कंपाइलर का अलग होगा, जीसीसी कंपाइलर का सोर्स कोड समझने का वे अलग होगा, हो सकता है एलएलबीएम का समझने का अलग होगा ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलपर को सोर्स कोड में फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक था सी लैंग्वेज का। इसी वजह से सी लैंग्वेज जो थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोली जाती थी। क्या? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन की कहानी अलग आ जाती। कैसे? पाइथन की कहानी कुछ इस तरह से आती कि आपका हो गया सोर्स कोड, देन इसको आपने क्या किया, कंपाइल, क्या किया, कंपाइल। अब यहाँ पर मुद्दा आएगा कि आपने कंपाइल कौन से कंपाइलर में किया है। ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विंडो के कंपाइलर में करो, लिनक्स के कंपाइलर में करो, या मैक के कंपाइलर में करो। क्यों? क्योंकि ये कंपाइल होने के बाद आपको देता है बाइट कोड। क्या देता है? बाइट कोड, ठीक है। इसने क्या दिया? बाइट कोड दिया। ध्यान से समझना दोस्तों, इसने दिया बाइट कोड। अब ये बाइट कोड किसके समझ में आएगा, मुद्दा ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बाइट कोड ना विंडो के समझ में आएगा, ना लिनक्स के, ना मैक के, इवन ना तो डेवलपर के समझ में आएगा, ना ही यूजर के समझ में आएगा। तो फिर समझ में किसके आएगा, है ना। तो थोड़ा शांति रखिए, अभी बात समझ में आएगी, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर पहले हम पिक्चर बना लेते हैं। ये आपका हो गया विंडो, ये हो गया आपका लिनक्स, ये हो गया आपका मैक, ठीक है। क्या क्या हो गया? ये हो गया आपका विंडो, ये हो गया आपका लिनक्स, और ये हो गया आपका मैक, ठीक है। अब समझ में बात ये, समझने वाली बात ये है कि ये बाइट कोड क्या विंडो पे चलेगा, या लिनक्स पर, या मैक पर। तो दोस्तों ये किसी पर नहीं चलेगा। फिर कहानी आई भाई किस पे चलेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ पाती है, और वो है पीबीएम। कौन समझ पाता है? पीबीएम। बाइट कोड को जो समझ पाता है वो है पीबीएम। कौन है? पीबीएम। अब ये पीबीएम क्या होता है ना। तो दोस्तों ये पीबीएम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा, लेकिन एक कंफ्यूजन होगा कि अब ये पीबीएम कौन है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप पाइथन डाउनलोड करते हैं तो क्या करता है पाइथन, आपको एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर देता है जो कि वर्चुअल होता है, आपको दिखता नहीं है बट होता है। उसका नाम है पाइथन वर्चुअल मशीन, जो कि एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, एज अ मशीन क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। इसी तरह से जावा में भी मिलता है आपको जेबीएम, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। इसी वजह से जावा भी जो है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन पाई है, ठीक है। तो पीबीएम क्या करता है, देखो ये बाइट कोड मिला आपको। अब ये बाइट कोड आप पीबीएम में डालो, चाहे वो विंडो का हो, मैक का हो, लिनक्स का हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने विंडो का पाइथन डाउनलोड किया तो पीबीएम उसके साथ मिला।
अगर आपने लिनक्स में पाइथन डाला तो लिनक्स में पीवीएम मिला, अगर आपने मैक में डाला तो मैक में पीवीएम मिला, ठीक है। तो ये पीवीएम इनबिल्ट होता है, इसे आप बाहर से ना तो डाउनलोड कर सकते हैं ना कुछ, ठीक है। अब ये पीवीएम मिल तो गया, अब ये सभी पीवीएम एक ही कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं, तो सभी पीवीएम के बाइट कोड समझने का जो वे होता है वो एक होता है। तो ये पीवीएम क्या करते हैं, इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करते जाते हैं और कन्वर्ट करते जाते हैं किसमें, मशीन कोड में। किसमें, मशीन कोड में। यहाँ पर कहानी आती मशीन कोड। बात आई समझ में ऐसे, तब जाके पाइथन जो है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इस फीचर को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मशीन कोड। अभी एक आपके मन में और छोटा सा डाउट आया होगा, वो भी अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये आया होगा कि सर ये मशीन कोड जो है वो विंडो वाला लिनक्स में चल जाएगा या लिनक्स वाला मैक में। तो दोस्तों मशीन कोड जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो विंडो का पीवीएम है वो किसको कन्वर्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू विंडो वाले के अकॉर्डिंग मशीन कोड बनाएगा। लिनक्स वाला पीवीएम क्या करेगा, लिनक्स के अकॉर्डिंग मशीन कोड जनरेट करेगा। मैक वाला पीवीएम क्या करेगा, मैक वाला मैक के अकॉर्डिंग मशीन कोड, बाइट कोड, सॉरी बाइनरी कोड जनरेट करेगा। तो दोस्तों इस फीचर की वजह से जो है तो पाइथन क्या बन गई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन गई। समझ आई बात। तो दोस्तों ये था पाइथन का कॉन्सेप्ट कि कैसे वर्क कर रही है पाइथन। अब इसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और बात करता हूँ कि पाइथन का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कि ये पाइथन इज एक्सटेंशन, एक्सटेंसिबल। क्या है, पाइथन इज एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल, ठीक है। तो पाइथन इज एक्सटेंसिबल का मतलब क्या दोस्तों, कि पाइथन सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है, जावा को भी सपोर्ट करती है, पाइथन को भी सपोर्ट करती है, और ऐसे मार्केट में 27 आपको लैंग्वेज मिलेंगी जिनको पाइथन सपोर्ट करती है। जो सी को सपोर्ट करती है पाइथन उसका नाम है सी पाइथन, जिस जावा वाली पाइथन को सपोर्ट करती है उसको जाइथन बोलते हैं, और जो पाई है उसे पाइथन और पाइथन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सी पाइथन है ये मेन कॉन्सेप्ट है और इसी पे बेस्ड है पूरा पाइथन, क्यों, क्योंकि जो पाइथन के फंक्शन वगैरह डिजाइन किए गए सारे किस पे डिजाइन किए गए, सी लैंग्वेज पे। तो दोस्तों इस एक्सटेंसिबल का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट आप कभी भी देखना बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक ही लैंग्वेज पर कभी नहीं बन पाते। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ले लो, गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, ये इतने पॉपुलर एप्स हैं कि इनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि सभी की अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पाइथन जो है लर्निंग और कोडिंग वाइज इजी है, जावा सिक्योरिटी के मामले में पाइथन और सी से भी ज्यादा सिक्योर है, सी लैंग्वेज स्पीड के मामले में जावा और पाइथन से भी ज्यादा स्पीड फास्ट है। तो इस तरह से जो है तो सभी का अपना अपना फीचर है। तो फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो सिक्योर भी हो, छोटे कोड में भी बन जाए और क्या हो जाए कि फास्ट भी रहे, तो आप क्या यूज करोगे, सी पाइथन, जाइथन, पाई, तीनों का यूज करके आप बना सकते हो। तो इसी वजह से जो है तो पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज भी बोली जाती है। समझ में आया। तो दोस्तों ये था पाइथन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद एक और इसका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट समझ के चलो कि पाइथन की वर्जन हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज है। क्या है, पाइथन वर्जन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग कि यहाँ पर 2008 में, कब, 2008 में, देखिए, ये देखिए 2008 में पाइथन का 2.6.1 था, और पाइथन का 3 पॉइंट वाला वर्जन कब आया था, ये देखिए आप, देखो 3 वाला 2008, और 2 पॉइंट वाला वर्जन कब तक आया, 2020 तक।
तो 2020 तक जब आया तो 2008 में जब 3 आ गया था भाई, तो 2 को आपने क्यों कंटिन्यू रखा? ठीक है। तो दोस्तों इसके पीछे की कहानी ये थी कि जो है तो पाइथन में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, और अगर पाइथन वाला जो पीएसए पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को मैनेज कर रही है, वो अगर क्या करती, इसका 2 पॉइंट वाली सीरीज का सपोर्ट करना बंद कर देता, क्या कर देता, 2 पॉइंट वाली सीरीज का सपोर्ट करना बंद कर देता पीएसएफ, तो क्या होता कि इनको एकदम से 3 वाले सीरीज में सब शिफ्ट करना अपने प्रोजेक्ट के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। इसीलिए सारे आईटी इंडस्ट्री वालों ने जिनके प्रोजेक्ट पाइथन में थे 2 पॉइंट वाली सीरीज में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया पाइथन वालों से कि भाई हमें टाइम दो थोड़ा सा, ताकि हम अपना 2 वाला सीरीज को उठा के 3 वाले में धीरे धीरे सेटअप कर पाए। इसी कारण से जो है तो पाइथन ने क्या किया, 2 वाली सीरीज को भी कंटिन्यू रखा, और उसके बाद 3 वाली को भी कंटिन्यू रखा, दोनों को साथ में लेकर चले। कब तक लेकर आए? 2020 तक, 2020 तक। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखना कि ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कुछ लोग इसको रीड आउट करने में कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं? रीड आउट करने में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। कैसे? मैं लिख के बता देता हूँ, देखो। तो ये देखो, 3 वाला जो है वो है मेजर चेंजेस। क्या है? मेजर। इसको हम बेजर बोलते हैं, इसको माइनर बोलते हैं, और ये लास्ट वाला जो होता है इसको हम पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैच। मेजर, ये आपका हो गया माइनर, और ये हो गया आपका पैच। ठीक है। तो इस तरह से इसको रीड आउट किया जाता है। तो दोस्तों ये था पाइथन का एकदम छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था पाइथन के इंट्रोडक्शन में। देन हाँ, एक चीज और, पाइथन को कब लॉन्च किया गया था इस चीज के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है। तो पाइथन को दोस्तों जो है तो सन 1991 में आया था। ठीक है। कब आया था? 1991 में। ठीक है। वैसे तो स्टार्ट 1989 से हो गया था, लेकिन मार्केट में ऑफिशियली 1991 में आया था। 1989 से 1991 की जर्नी, 2 साल लग गए थे इसको बनने में। ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी थी पाइथन की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा, जिसमें मैं आपको पाइथन का डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन बताऊंगा। देन उसके बाद हम पूरी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, पाइथन में वेरिएबल, डेटा टाइप, सारे टॉपिक को ध्यान में देंगे। ठीक है। तो चलिए, रात के 11:30 बज गए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।